गुड मॉर्निंग। आर के विज्ञान पीजी कॉलेज कालवाड़ में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के जो राजनीति विज्ञान के मूल आधार है उनकी जो चैप्टर है लोकतंत्र और यूनिट है फर्स्ट। और इस यूनिट फर्स्ट में का खंड दूसरा खंड सेकंड या यूनिट सेकंड में लोकतंत्र व्यवस्था को विस्तृत चर्चा करेंगे। तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र के बारे में आप पहले ही भली भांति से परिचित हो, क्योंकि लोकतंत्र वर्तमान की एक उपज है, वर्तमान की उपज है। तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र का प्रारंभिक स्वरूप वैसा नहीं था जैसा कि आज है। लोकतंत्र का प्रारंभिक स्वरूप वैसा नहीं था जो आज है। लोकतंत्र में जो यूनानी शासक थे प्लेटो और अरस्तु, लोकतंत्र के जो पुराने विचारक प्लेटो और अरस्तु इसको एक विकृत रूप मानते थे, एक बिगड़ा हुआ रूप मानते थे। तो निश्चित तौर पर इनकी जो लोकतंत्र की जो व्यवस्थाएं थी और दार्शनिक लोकतंत्र शासक का विकृत रूप मानते थे। लोकतंत्र सरकार को अपने आधुनिक स्वरूप तक पहुंचाने में बहुत समय लगा। ये क्या यूनानी शासक थे, यूनानी विचारक थे और इसको यूनानी शासक लोकतंत्र को क्या मानते थे, विकृत और रूप। और इस लोकतंत्र को वर्तमान में श्रेष्ठ शासन व्यवस्था, सबसे श्रेष्ठ लोकतंत्र व्यवस्था को लाने में बहुत अधिक समय लगा। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो और अरस्तु यूनानी जो विचारक थे लोकतंत्र को विकृत रूप मानते थे। मात्र इसको एक आडंबर या आडंबर में लोकतंत्र के नाम से जानते थे। तो आडंबर में व्यवस्था के नाम से भी अगर कहे तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। आडंबर में अनावश्यक आडंबर में, तो ये आडंबर में है। तो इसको मात्र अनाप शनाप शब्दों का आडंबर कहते थे। अनावश्यक शब्दों का मेल करते थे। तो निश्चित तौर पर वर्तमान में ये आडंबर में व्यवस्था सबसे श्रेष्ठ शासन व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। और इस श्रेष्ठ शासन व्यवस्था को हम लोकतंत्र कहते हैं। अंग्रेजी में इसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। और जो डेमोक्रेसी है ये मान लीजिए डेमोक्रेसी और ये डेमोक्रेसी जो यूनान में जो ग्रीक भाषा चलती है, उस ग्रीक भाषा में डेमोस प्लस क्रेटिया के नाम से जाना जाता है। और डेमोस को मतलब जनता, देखना बच्चों, डेमोस को मतलब जनता और क्रेटिया को मतलब शक्ति। शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर इसको हम ये कह सकते हैं कि जनता की शक्ति। तो क्वेश्चन यही आता है कि लोकतंत्र की उत्पत्ति बताइए। तो आपको लोकतंत्र की उत्पत्ति ऐसे बताना है। हिंदी में इसको लोकतंत्र कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? लोकतंत्र।
अंग्रेजी में इसको डेमोक्रेसी, और ये डेमोक्रेसी जो यूनानी भाषा है, जो लैटिन भाषा है, लैटिन भाषा में डेमोस प्लस क्रेटिया, डेमोस का मतलब जनता और क्रेटिया का मतलब शक्ति, अर्थात शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर जनता की शक्ति। क्वेश्चन आएगा लोकतंत्र की उत्पत्ति बताइए, तो क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, तो आपको यही लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन ये आएगा लोकतंत्र की अर्थ बताते हैं, उसकी परिभाषा दीजिए, तो अर्थ में जनता की शक्ति उत्पत्ति आएगी और परिभाषा देनी है जनता के लिए जनता का शासन। तो निश्चित तौर पर हम अपनी भाषा में इस प्रकार से कह सकते हैं, लोकतंत्र से अभिप्राय अनिवार्यतः उस सरकार से है जिसमें शासितों को शासन संबंधी निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त हो। शासितों को सरकार में, ये बात नोटेड रखना, सरकार में शासितों को क्वेश्चन ये आएगा, शासितों को शासन संबंधी निर्णय या भागीदारी लेने की शक्ति ही लोकतंत्र है। तो इसमें शासित प्रतिनिधि आएगा, शासितों यानी कि प्रतिनिधि, जैसे एमपी और एमएलए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद के सदस्य, मेंबर ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ असेंबली है, इनको अपन सांसद कह सकते हैं और इनको विधायक कह सकते हैं। और जो सरकारें होती हैं वो शासन संबंधी निर्णय लेती है और उसमें भागीदारी लेती है और जनता के लिए जो कानून और कायदे कह सकते हैं, नियम निर्धारण करना, नियमों को निर्धारण करना की जो शक्ति है उसे ही लोकतंत्र कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं शासितों को शासन संबंधी निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त रहती है। लोकतंत्र का सार जनता की सहभागिता एवं नियंत्रण में निहित है। लोकतंत्र का सार जनता की सहभागिता। क्वेश्चन आता है लोकतंत्र का सार क्या है? जनता की सहभागिता। लोकतंत्र का सार क्वेश्चन ये आएगा, लोकतंत्र का सार जनता की सहभागिता अर्थात जनता की अधिक से अधिक हिस्सेदारी, जनता का बढ़ चढ़कर वर्चस्व होना, यही लोकतंत्र का सार है। अंतिम शक्ति जनता के हाथों में होती है, फिर जनता ही बनाती है और जनता ही बिगाड़ती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जनता की सहभागिता एवं नियंत्रण के माध्यम से लोकतंत्र वर्तमान में जीवित है। कई लोग इसको निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, वो देखें। पहला है लोकतंत्र का अर्थ सर्वाधिक मतभेद है। कुछ विद्वान उसको आडंबर में व्यवस्था कहते हैं, तो कुछ लोग उसको श्रेष्ठ शासन व्यवस्था कहते हैं। तो इसका जो लोकतंत्र की जो परिभाषा है, लोकतंत्र का जो अर्थ है, लोकतंत्र का जो सारांश है, इसमें विरोधाभासी विरोध देखने को मिलता है कि इसको आडंबर में कि इसको श्रेष्ठ शासन कहता है। तो इसी तौर पर जो लोकतंत्र की जो शासन व्यवस्था है, उसका जो श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है वही सबसे अच्छा शासन व्यवस्था
हम ये कह सकते हैं अर्थ के रूप में, जैसे सार टोरी, जैसे सार टोरी, इसको एक आडंबर में व्यवस्था कहते हैं, आडंबर में व्यवस्था बताता है। सार टोरी कहता है कि लोकतंत्र इसी वस्तु के आडंबर में के नाम से परिभाषित किया जाता है। लोकतंत्र, सार टोरी कहता है लोकतंत्र, लोकतंत्र एक ऐसी वस्तु है जो आडंबर में है, जो आडंबर में, आडंबर में है। अनावश्यक शब्दों को, अनावश्यक शब्दों को, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग, आडंबर का मतलब है अनावश्यक शब्दों का प्रयोग। तो लोकतंत्र एक ऐसी वस्तु है जो आडंबर में है, ये सार टोरी कहता है। उसी प्रकार लावेल के अनुसार लोकतंत्र शासन के क्षेत्र में केवल एक प्रयोग है। लावेल कहता है, क्या आपको लिखना है लावेल, लोकतंत्र, लोकतंत्र शासन के क्षेत्र में केवल एक प्रयोग है। लोकतंत्र शासन, शासन के क्षेत्र में एक प्रयोग है, ये लावेल महोदय कहते हैं। तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र को परिभाषित कर सकते हैं, लोकतंत्र शासन के क्षेत्र में एक प्रयोग है, एक यूज है। उसी प्रकार अन्य विद्वानों ने, जैसे इब्राहिम लिंकन ने परिभाषित किया है, इब्राहिम लिंकन, इब्राहिम लिंकन जो सबसे अच्छी शासन, अच्छी परिभाषा है, जनता का, जनता का, जनता के लिए, जनता का, जनता के लिए, जनता का शासन, जनता का शासन, जो वर्तमान में इब्राहिम लिंकन की सबसे अच्छी परिभाषाओं में से एक है। इब्राहिम लिंकन की लोकतंत्र की अगर सबसे अच्छी परिभाषा है तो ये कह सकते हैं जनता का, जनता के लिए और जनता का शासन। जनता का होता है, जनता के लिए होता है और जनता का ही शासन होता है। तो हम ये कह सकते हैं जनता ही तो बनाती है और जनता ही बिगाड़ती है। ये सार टोरी ने मात्र इसको एक आडंबर में वस्तु बताया है। लावेल ने लोकतंत्र शासन के क्षेत्र में एक प्रयोग बताया, लोकतंत्र को शासन के क्षेत्र में एक प्रयोग बताया है। उसी प्रकार इब्राहिम लिंकन ने जनता का, जनता के लिए, जनता का शासन बताया है। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र सबसे श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है और सबसे श्रेष्ठ शासन व्यवस्था में लोग इब्राहिम लिंकन की सबसे अच्छी परिभाषा है। इसी प्रकार सीले कहते हैं कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें हर व्यक्ति भाग लेता है। इसी प्रकार सीले के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सीले की इसको परिभाषित करते हैं डॉक्टर सीले। देखिए आप सीले, आपको ये सभी परिभाषाएं आपको लिखनी है, अच्छी तरह याद करनी है। सीले, लोकतंत्र वह शासन है जिसमें हर व्यक्ति भाग लेता है। सीले, लोकतंत्र वह शासन, वह शासन व्यवस्था है जो हर व्यक्ति भाग लेता है, भाग लेता है। तो निश्चित तौर पर सीले ने लोकतंत्र के लिए कहा कि लोकतंत्र सबसे श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है और इसमें हर व्यक्ति की भागीदारी होती है। तो सीले ने ये शासन व्यवस्था इस प्रकार से परिभाषित किया। उसी प्रकार डायसी ने लोकतंत्र को सरकार का ऐसा समूह
डायसी, डायसी ने लिए कहा, डायसी शासन में जनता का एक बड़ा भाग शासन करता है। तो निश्चित तौर पर शासन में यानी कि सरकार में जनता का एक बहुत बड़ा भाग शासन करता है और यह शासन व्यवस्था संपूर्ण देश की शासन व्यवस्था को क्रियान्वित करती है। ये किसने कहा? डायसी ने। उसी प्रकार हर्षा ने कहा कि लोकतंत्र वह राज्य जिसमें प्रभु शक्ति समस्त रूप में जनता के हाथों में होती है। हरनासा ने कहा कि अंतिम शक्ति जनता के हाथ में होती है, जनता के हाथों में होती है। अंतिम शक्ति जनता के हाथों में होती है। तो कहने का अभिप्राय लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए जनता सर्वोपरि है और जनता ही बनाती है और जनता ही बिगाड़ती है। ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है और याद करना है। 2000 की परिभाषाएं आती हैं। उसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जाति, धर्म, लिंग, वंश, नस्ल, भाषा और वर्ण के आधार पर सबको समान माने और समान मानते हुए जो लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था है उसमें हर व्यक्ति जो संविधान के अनुसार जो नियम, कानून, कायदे निर्धारित किए गए हैं उन नियम और कानून कायदों के माध्यम से शासन में भागीदारी ने वही सच्चे मायने में, सच्चे अर्थों में ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र है। उसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर बेनी प्रसाद ने लोकतंत्र जीवन का एक ढंग है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति सुख का महत्व उतना ही है जितना कि अन्य किसी सुख का महत्व हो सकता है। तो निश्चित तौर पर डॉक्टर बेनी प्रसाद ने भी लोकतंत्र में जनता की भागीदारी को सर्वोपरि माना है। उनकी जो परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं में सबसे श्रेष्ठ शासन व्यवस्था इब्राहिम लिंकन ने दी है। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र में 3-4 बातों का समावेश है। वो समावेश हम ये कह सकते हैं विशेष प्रकार का शासन है, एक विशेष प्रकार का शासन है। तो आप देख सकते हो या वो देंगे लोकतंत्र एक विशेष प्रकार का शासन है। लोकतंत्र विशेष प्रकार का एक शासन है, एक विशेष प्रकार का शासन, एक विशेष प्रकार का शासन। लोकतंत्र के संक्षेप रूप में ये शासन है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि एक सामाजिक व्यवस्था है, शासन है। यह एक सामाजिक व्यवस्था। जब आपको परिभाषाएं नहीं हो तो इन सबको मिलाकर आप इसकी परिभाषा दे सकते हैं, एक सामाजिक व्यवस्था है। हम ये कह सकते हैं तीसरा एक विशेष प्रकार का आर्थिक तंत्र है, एक विशेष प्रकार का आर्थिक तंत्र, एक विशेष प्रकार का आर्थिक तंत्र है। उसी प्रकार हम यह कह सकते हैं ये जीवन पद्धति, यह जीने का ढंग है। ये जीवन पद्धति, यह जीवन पद्धति या जीने का ढंग है। इस प्रकार से इसको परिभाषित कर सकते हैं। एक विशेष प्रकार की मनोवृत्ति है, यह एक
विशेष प्रकार की मनोवृत्ति है। आगे हम ये कह सकते हैं कि एक नैतिक अथवा आध्यात्मिक आदर्श है। यह एक नैतिक और आध्यात्मिक आदर्श है। तो कहने का अभिप्राय हम ये कह सकते हैं लोकतंत्र का संक्षेप रूप। इस प्रकार से लोकतंत्र को हम परिभाषित कर सकते हैं। अगर अपन को परिभाषा ना आए तो एक विशेष प्रकार का शासन है, विशेष प्रकार का आप जानते हो जनता का शासन है। ये एक सामाजिक व्यवस्था है, समाज द्वारा बनाई गई शासन व्यवस्था है। तीसरा है विशेष प्रकार की आर्थिक तंत्र है, जो भारत में आर्थिक तंत्र है, आर्थिक जो ढांचा है वो देखे। ये जीवन पद्धति है, जीने का ढंग है, समाज में लोग उस प्रकार से जीवन यापन करे, उसकी एक जीने की कला है। इसी प्रकार यह एक विशेष प्रकार की मनोवृत्ति है, मन में आने वाले विचार हैं, और यह नैतिक और आध्यात्मिक आदर्श है, जो एक आदर्शों के आधार पर जो लोक कल्याणकारी विचारधारा है, जो लोक कल्याणकारी थिंग्स, जो लोग ऐसे अच्छे विचार, नैतिकवान, चरित्रवान, ये सभी भारत के या विश्व के जो लोकतंत्र हैं उन सभी में आते हैं। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं जिन लोगों ने लोकतंत्र को आडंबर में जो व्यवस्थाएं बताई है उनकी जो आडंबर व्यवस्थाएं थी वो गलत सिद्ध होती है। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में कोई शासन व्यवस्था है, शासन तंत्र है, तो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र ही संसार में सबसे श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। और देश की शासन व्यवस्था को शासितों को सही ढंग से क्रियान्वित करने के लिए, सरकारों को क्रियान्वित करने के लिए, प्रशासन को क्रियान्वित करने के लिए लोकतंत्र मजबूत होगा, सुदृढ़ होगा, तो शासन व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी और देश की शासन व्यवस्था क्रियान्वित हो पाएगी। तो अब हम देखेंगे लोकतंत्र के प्रकार। तो लोकतंत्र के प्रकार वर्तमान में लोकतंत्र के दो प्रकार हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। दो प्रकार के होता है, दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है इसमें जनता स्वयं भाग लेती है, और अप्रत्यक्ष में जनता स्वयं भाग नहीं लेती है, जनता स्वयं भाग नहीं लेती है। ये जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है इसमें जनता या निर्वाचन मंडल तथा व्यवस्थापिका में कोई पृथक्करण नहीं होता है। इसमें जनता व निर्वाचन मंडल व व्यवस्थापिका में पृथक व्यवस्थाएं नहीं होती है, पृथक्करण नहीं होता है, पृथक्करण
पृथक्करण नहीं होता। इसमें जनता में से निर्णय लिया जाता है और जनता ही उसका समाधान कर देती है और जनता में से ही व्यवस्था होती है। इसमें सब एक होते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र विश्व के स्विट्जरलैंड वर्तमान में स्विट्जरलैंड के केवल 5 कैंटोनों में है। स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र को दर्शाता है। स्विट्जरलैंड या स्विस के 5 कैंटोनों में है। तो क्वेश्चन ये रहेगा, प्रत्यक्ष विश्व में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण दीजिए स्विट्जरलैंड के 5 कैंटोन। तो निश्चित तौर पर भारत में भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, लेकिन भारत में प्रत्यक्ष भी और अप्रत्यक्ष भी है। तो हम इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि इस प्रणाली में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, वो सुने, इस प्रणाली में जनता या व्यवस्थापिका में कोई पृथक्करण नहीं होता है। यदि किसी महत्वपूर्ण समस्या पर निर्णय लेना होता है तो सारी जनता इकट्ठी होती है और निर्णय करेगी कि उसे क्या करना है। लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र बड़े से बड़े राष्ट्रों में जहां नागरिकों की संख्या करोड़ों में होती है, इसका अस्तित्व संभव नहीं है। वर्तमान में स्विट्जरलैंड के 5 कैंटोनों में ये व्यवस्था है। और निश्चित तौर पर जनता इकट्ठी होती है, निर्वाचन मंडल बनाया जाता है, व्यवस्थापिकाएं होती हैं। लेकिन ये छोटे राज्यों में तो छोटे देशों में छोटे राज्य या देशों में तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र सफल हो जाएगा, लेकिन बड़े राष्ट्रों में ये सफल नहीं हो पाएगा। तो निश्चित तौर पर क्वेश्चन यही आएगा और 100% आएगा। स्विट्जरलैंड के या स्विस के 5 कैंटोनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसी प्रकार हम ये कहेंगे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें स्वयं जनता भाग नहीं लेती है, इसमें बताया गया है कि जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है इसमें लोकतंत्र सरकार का बड़ा ही आकर्षक स्वरूप है। इसमें जनता के द्वारा परामर्श लिया जाता है, जिसमें जनता अपने जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और चुनने के बाद में वो सरकार बनाते हैं और सरकार बनाने के बाद में जनता के लिए कार्य करेंगे। तो निश्चित तौर पर वो शासन व्यवस्था सफल हो जाएगी। बड़े राष्ट्र और छोटे राष्ट्र सभी के लिए है। तो निश्चित तौर पर हम इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि आधुनिक राज्यों में किसी न किसी प्रकार का प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र पाया जाता है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो। सरकार के इस स्वरूप में मतदाता सरकार पर नियंत्रण तो रखते हैं, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से वह स्वयं निर्णय नहीं लेते हैं और न ही कानून बनाते हैं, ये उनके प्रतिनिधि करते हैं। जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, जिसमें विधानमंडल गठित होता है। यह विधानमंडल जनता की ओर से कानून पारित करता है और शासन पर नियंत्रण रखता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता की इच्छा का निर्माण तथा अभिव्यक्ति करना निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से ही होता है। तो निश्चित तौर पर आप ये कह सकते हैं इसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन व्यवस्था को क्रियान्वित करते हैं और शासन को क्रियान्वित करने के लिए वो देश की सरकार को या प्रशासन को आगे की ओर अग्रसर करते हैं। तो निश्चित तौर पर इसमें जनता स्वयं भाग लेती है, इसमें जनता के प्रतिनिधि होते हैं, व्यवस्था में पृथक्करण नहीं होता है। ये छोटे राज्यों के लिए तो सबसे सफल शासन व्यवस्था है और ये स्विट्जरलैंड के 5 कैंटोनों में
प्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवस्था मौजूद है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें जनता स्वयं भाग नहीं लेती है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सरकार की शासन व्यवस्था और बाकी जो लोक कल्याणकारी नीतियां हैं, कानून व्यवस्था है, उनका निर्धारण करती हैं। तो निश्चित तौर पर अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष से दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हैं लोकतंत्र के प्रकारों में। अब आगे देखते हैं। तो लोकतंत्र के प्रकार के बाद में हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए आवश्यक शर्तें, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए आवश्यक शर्तें वो देखें। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए आवश्यक शर्तें। तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब उसमें कुछ ऐसे नियम हो जिसके माध्यम से सरकार में और जनता में ऐसी भागीदारी हो। पहला है लोकतांत्रिक भावना। पहली शर्त है लोकतांत्रिक भावना। लोकतांत्रिक भावना। लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब लोगों में लोकतंत्र के प्रति भावना हो। तो हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र सफलता के लिए आवश्यक शर्त है कि लोकतंत्र आवश्यक यह है कि इसमें नागरिकों में लोकतांत्रिक भावना होनी चाहिए। लोकतंत्र की आस्था में के अभाव में सफलता नहीं हो सकती है। कहने का मतलब लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था होनी चाहिए, लोगों के मन में ऐसी भावना हो कि वास्तविकता में लोकतंत्र को सफल हो, तभी वो लोकतंत्र सफल हो सकता है। लोकतांत्रिक भावना नहीं होगी तो निश्चित तौर पर जनता और सरकार के बीच सामंजस्य नहीं बन पाएगा। दूसरा है जनता का उच्च चरित्र। दूसरा है जनता का उच्च चरित्र। लोकतांत्रिक भावना के साथ साथ लोकतंत्र को अपनाने के लिए ईमानदारी, सत्यनिष्ठा का पाठ होना चाहिए। और जब ईमानदारी और निस्वार्थता के आधार पर सार्वजनिक कार्यों के प्रति लोगों की रुचि होगी तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र सफल होगा। लोकतांत्रिक भावना के साथ साथ ईमानदारी और सार्वजनिक भावना ये सभी हो तभी वो, और सत्यनिष्ठा हो तभी सही मायने में लोकतंत्र सफल हो सकता है। तीसरा शर्त हम ये कह सकते हैं कि जनता की जागरूकता। जनता में जागरूकता होगी लोकतंत्र के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति, तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र सफल हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता को जागरूक होना आवश्यक है। नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सदा जागरूक रहना चाहिए। लास्ट की मोदी ने कहा है कि सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता की कीमत है। सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता की कीमत है। लास्ट ने क्या कहा? सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता की कीमत है। तो निश्चित तौर पर चौथी शर्त है शिक्षा का ऊंचा स्तर। शिक्षा का ऊंचा स्तर। शिक्षा उच्च होनी चाहिए। लोकतंत्र को सफलता के लिए नागरिकों को शिक्षित तथा शिक्षा का स्तर काफी ऊंचा होना चाहिए। लोकतंत्र को अगर हम सफल बनाना चाहते हैं तो लोग शिक्षित होंगे और शिक्षित होने के साथ साथ शिक्षा का
स्तर काफी श्रेष्ठ हो, काफी ऊंचा हो, तभी लोकतंत्र सफल हो सकता है। शिक्षा, सभी व्यक्ति शिक्षित हो और शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, तभी लोकतंत्र सफल हो सकता है। अगला नेक्स्ट पॉइंट है सहयोग एवं सहिष्णुता की भावना। सहयोग एवं सहिष्णुता की भावना। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए एक दूसरे का सहयोग और आपसी सामंजस्य हो, तभी सही मायने में लोकतंत्र सफल हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र की सफलता के लिए नागरिकों में सहयोग एवं सहिष्णुता का गुण होना चाहिए। लोकतंत्र बहुमत का शासन है। यदि बहुसंख्यक वर्ग अल्पसंख्यकों के प्रति उदारता व्यवहार न करके उनका दमन करेगा तो शांति भंग होने का खतरा बना रहेगा। दूसरी ओर अल्पसंख्यकों का यह कर्तव्य है कि बहुसंख्यक शासन का अवैधानिक तरीके से विरोध न कर सहयोग की भावना करें। तो निश्चित तौर पर सहयोग एवं सहिष्णुता की भावना होगी, तभी लोकतंत्र सफल होगा। बहुसंख्यक वर्ग अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन न करे और अल्पसंख्यक लोग यह ना सोचे कि बहुसंख्यक लोग हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं और ये एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तब जाकर ये लोकतंत्र सफल हो पाएगा। तो निश्चित तौर पर सहयोग एवं सहिष्णुता की भावना होगी, तभी सही मायने में लोकतंत्र सफल होगा। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आगे और देखेंगे। उसी कड़ी में हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र क्या सफल बनाने के लिए प्रबुद्ध लोकमत होने चाहिए। प्रबुद्ध लोकमत, प्रबुद्ध लोकमत, बुद्धिजीवी लोगों का वर्चस्व होना चाहिए, तब जाके लोकतंत्र सफल हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र की सफलता के लिए एक अन्य आवश्यकता प्रबुद्ध लोकमत है। लोकतंत्र लोकमत द्वारा शासन है। प्रबुद्ध एवं सजग लोकमत का शासन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। स्वस्थ एवं शक्तिशाली लोकमत लोकतंत्र का प्रहरी है। स्वस्थ यानी कि लोकतंत्र स्वस्थ होना चाहिए और सशक्त होना चाहिए और सबकी रक्षा करने वाला होना चाहिए, तब जाकर प्रबुद्ध लोकमत होना चाहिए। स्वस्थ और एक रक्षक, इस प्रकार का लोकतंत्र होना चाहिए, तब जाकर वो सफल होगा। स्वतंत्र और ईमानदार फ्रेश, ये तो काफी महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र एवं ईमानदार फ्रेश, इसको लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ कहते हैं। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो मीडिया है, दूध का दूध और पानी का पानी, और स्पष्ट नीति के माध्यम से अखबार में, मैगजीन में ये सभी स्वस्थ और ईमानदारी से जो पत्रकार वगैरह अपना कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र सफल होगा। और लोकतंत्र सफल होगा तो निश्चित तौर पर जो देश की शासन व्यवस्था है वो सही ढंग से क्रियान्वित हो पाएगी। उसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्याय लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए सरकार की जो 3 अंग है, व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनको क्रियान्वित करती है, और जो न्यायपालिका है जो व्यवस्थापिका के द्वारा और कार्यपालिका के द्वारा जो कानून लागू किए जाते हैं उनकी जांच पड़ताल करती हैं। अगर व्यवस्थापिका के द्वारा सही कानून बनाए जाते हैं, उनको सही ढंग से क्रियान्वित करती हैं, तो निश्चित तौर पर वो लोकतंत्र सफल होगा। अगर व्यवस्थापिका अगर गलत कानून बनाती है और कार्यपालिका उस गलत कानून को लागू करती है और न्यायपालिका उसको नजरअंदाज कर देती है, तो निश्चित तौर पर वो लोकतंत्र सफल नहीं होगा। हम ये कह सकते हैं
सफल लोकतंत्र हो पाएगा, स्वच्छ लोकतंत्र हो पाएगा। तो ये लोकतंत्र को सफल बनाने की सिद्धि है। उसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि संपत्ति के वितरण में भी समता का लोभ, संपत्ति के वितरण पर, संपत्ति के वितरण पर विषमता का लोभ। जो संपत्ति है, जो राज्य के संसाधन है, जो देश के संसाधन है, उन संसाधनों पर, जो आर्थिक संसाधन है, उन आर्थिक संसाधनों पर सबका बराबर अधिकार हो। उसमें जाति, धर्म, लिंग, वंश, नस्ल, भाषा व वर्ण के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव न हो, तब जाकर ऐसी व्यवस्था होगी तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र सफल होगा। तो संपत्ति के वितरण पर विषमता का लोप होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा ये किस जाति के लोग हैं, किसी धर्म के लोग हैं, तो इसमें किसी प्रकार की छांट नहीं करनी चाहिए। जाति, धर्म, लिंग, वंश, नस्ल, भाषा और वर्ण के आधार पर सबको समान मानेंगे तब जाकर लोकतंत्र सफल होगा। उसी कड़ी में हम ये कह सकते हैं कि प्रभावशाली विरोधी दल, जिनका लिखते जाए प्रभावशाली विरोधी दल जब सरकार बनती है, निश्चित तौर पर भारत में या जिस देश में लोकतंत्र शासन व्यवस्था है, वो निर्वाचन मंडल द्वारा बनती है। चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। और जनता कौन सी जनता, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो, तो उस देश के नागरिक हो और वहां की मतदाता सूची में ना हो। जब निर्वाचन मंडल बना देती है और वह सरकार के माध्यम से देश की शासन व्यवस्था को क्रियान्वित करते हैं, तो निश्चित तौर पर उनके विपक्ष में जो भी दल है, चाहे बहुदलीय व्यवस्था हो, चाहे द्विदलीय व्यवस्था हो, चाहे त्रिदलीय व्यवस्था हो, तो उसमें सशक्त विरोधी दल होना चाहिए। उसमें जो विपक्ष में जो सरकारें बैठी है, विपक्ष में जो दल बैठे हैं, सरकार के द्वारा जो कानून व्यवस्थाएं क्रियान्वित की जाती है, देश के लिए जो शासन व्यवस्थाएं क्रियान्वित की जाती है, उस पर पुरजोर विरोध करना चाहिए। अगर हो सकता है कि अगर मजबूत विरोधी दल नहीं होगा तो सरकार अपने मनमानी के आधार पर शासन व्यवस्था को क्रियान्वित कर सकती है या देश की शासन व्यवस्था को झकझोर देगी। तो निश्चित तौर पर प्रभावशाली विरोधी दल होगा, तभी सही मायने में लोकतंत्र सफल हो पाएगा। उसी प्रकार हम कह सकते हैं स्थानीय स्वशासन। यहाँ पर देखो स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन से अभिप्राय है स्थान विशेष के लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए। विशेष तौर पर भारत में त्रिशासन व्यवस्था की गई है। मुख्य तौर पर तो दो ही की गई है, जैसे ग्रामीण स्वशासन और शहरी स्वशासन। ग्रामीण स्वशासन को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। उसी प्रकार शहरी स्वशासन को नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद है। तो निश्चित तौर पर इसका जो ग्रामीण स्वशासन है उनमें अलग अलग विषय निर्धारित किए गए हैं। शहरी शासन में अलग अलग विषय निर्धारित किए गए हैं और अलग अलग पंचवर्षीय योजना के माध्यम से उन पर शासन सफल बनाने के लिए, शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उनको अलग से शक्तियां प्रदान की गई है। स्थान विशेष की समस्या, जहाँ पे स्थानीय स्वशासन होगा, स्थान विशेष की समस्या का समाधान पाकिस्तानी लोग ही कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर स्थानीय स्वशासन होगा, तभी सही मायने में लोकतंत्र सफल होगा, क्योंकि सबसे स्थानीय स्वशासन ही लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला है। उसी प्रकार सामाजिक और राजनीतिक समता, चाहे वो सामाजिक और राजनीतिक, जाति, धर्म, लिंग, वंश, नस्ल, वर्ण के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का अपमान या किसी प्रकार का ऐसे लोग या किसी प्रकार का कोई दंड या किसी प्रकार की व्यवस्था का उल्लंघन ना हो, तो जाति, धर्म, लिंग, वंश, नस्ल, भाषा के आधार पर सबको समान मानना, समाज के सभी लोगों को समान मानना, वो सामाजिक व्यवस्था है।
कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, और जो समाज की मुख्य धारा से प्रारंभ हट गए थे उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना और सामाजिक व्यवस्था है। उसी प्रकार राजनीतिक समता, जाति, धर्म, लिंग, वंश, नस्ल के आधार पर किसी व्यक्ति को हर व्यक्ति बिना किसी भेदभाव हर व्यक्ति खड़ा हो सकता है, चुनाव लड़ सकता है और राजनीति में चुनाव जीत कर सरकार में अपनी भागीदारी निभा सकता है। तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए ये सबके होना अति आवश्यक है। अब हम लोकतंत्र में जो रुकावट है, लोकतंत्र को सफल बनाने में जो बाधाएं हैं, जो रोड़े हैं, वो बताएंगे। वास्तविकता में लोकतंत्र को सफल बनाने में जो आवश्यक शर्त है वो तो हो ही गई, लेकिन लोकतंत्र में सफल बनाने के लिए कई प्रकार की रोड़े हैं, रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, वो निम्न प्रकार से वो देखते हैं। भारत में लोकतंत्र को सफल बनाने के साथ साथ भारत में लोकतंत्र में जो रुकावटें हैं, बाधाएं, वो देखिए। लोकतंत्र में बाधाएं या रुकावटें, सबसे पहला है रुकावट, जो बाधा है वो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि निरक्षरता, अशिक्षित होना। लोकतंत्र में बाधा, लोकतंत्र में बाधा में अवरोध या बाधा। तो पहला है निरक्षरता। निरक्षरता पहली बाधा है, निरक्षरता। तो निश्चित तौर पर जो निरक्षरता है, अनपढ़ है, अशिक्षित है, वो लोकतंत्र में रुकावट है, बाधा है, जिसका जीता जाता विचार हम यह कह सकते हैं कि हमारे देश में निरक्षरता लोकतंत्रीय प्रक्रिया के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। निरक्षरता केवल जीविकोपार्जन के साधनों की संभावना को ही कम नहीं करती, वरन यह मनुष्य को अपने समीपवर्ती संसार का ज्ञान प्राप्त करने में भी अवरोध उत्पन्न करती है। उदाहरण के तौर पर निरक्षर व्यक्ति समाचार पत्र नहीं पढ़ सकता है, अतः वह यह नहीं जान सकता है कि सरकार की नीतियां क्या है। उसके अनुभव का क्षेत्र अत्यंत सीमित होगा। तो निरक्षरता मतलब अनपढ़, अशिक्षित। तो सरकार की नीतियों को अनपढ़ लोग नहीं समझ पाते हैं और वो ये नहीं जान पाते हैं कि सरकार की क्या नीतियां हैं, सरकार हमारे लिए क्या क्या योजनाएं क्रियान्वित करती है। और पढ़े लिखे लोग निश्चित तौर पर नई नई योजनाओं का विकास करेंगे, नई नई आयामों का विकास करेंगे और वो अनपढ़ व्यक्ति रहेंगे, गवाही रहेंगे। तो निश्चित तौर पर वो लोकतंत्र में असफल होंगे, लोकतंत्र में बाधा होंगे, लोकतंत्र में रुकावट होंगे। तो निश्चित तौर पर अनपढ़ निरक्षर लोकतंत्र के लिए रुकावट है, बाधा है। दूसरी रुकावट हम यह कह सकते हैं जातिवाद। जातिवाद, आज चाहे हम पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ हो, लेकिन जातिवाद समाप्त हो गया। जातिवाद के आधार पे जब चुनाव आते हैं, चाहे एमपी के हो, चाहे एमएलए हो, चाहे स्थानीय स्वशासन हो, चाहे नगरीय परिषद हो, किसी भी शासन व्यवस्था के हो, टिकट वितरण करने से पहले यह देखा जाता है कि उस क्षेत्र में किस जाति की बाहुल्यता है। तो निश्चित तौर पर जो पढ़ा लिखा लोग, जो शिक्षित लोग, जो योग्य व्यक्ति को चुनाव में टिकट नहीं दे पाते हैं, अगर योग्य व्यक्ति को चुनाव में टिकट दे भी पाते हैं, लेकिन उसकी जनसंख्या, उस जाति की संख्या कम है, तो निश्चित तौर पर वो योग्य व्यक्ति हार जाएगा और एक निठल्ला एक अयोग्य व्यक्ति जीत जाएगा और वो जाति को आगे की ओर, या जिस जो अनुभवी योग्य व्यक्ति है उसको राजनीति में या लोकतंत्र में निश्चित तौर पर उसका फायदा है, उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ये जाति वर्तमान में बहुत ही हावी है, ये एक नासुर बन गया है।
इसलिए पढ़े लिखे लोग भी जाति व्यवस्था का सहारा लेकर वर्तमान में किसी भी दल की पार्टी हो उस जाति के आधार पर ही वोट मांगते हैं, जो एक नासूर है, कुकर काशी के समान है, कैंसर है, लाइलाज बीमारी है। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं स्पर्शता, तीसरा है स्पर्शता या छुआछूत, छुआछूत। भारत में ये सदियों से चली आ रही परंपरा है, वर्तमान में आज भी ये हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं इसको देखने को मिल ही जाता है। तो ये भारत में एक लाइलाज बीमारी है। जब तक भारत में ये बीमारियां नहीं हटेगी, भारत लोकतंत्र सफल नहीं हो पाएगा। तो निश्चित तौर पर स्पर्शता या जो छुआछूत है, जब तक ये समाप्त नहीं हो पाएगी तब तक भारत विकासशील ही रहेगा, विकसित नहीं हो पाएगा और लोकतंत्र भी सफल नहीं हो पाएगा। चौथा है भाषावाद। भाषावाद, भाषा के आधार पर भारत में त्रिफॉर्मूला अपनाया गया है। हिंदी जो साउथ उत्तरी भारत वाले, दक्षिण भारत वाले अंग्रेजी, और इन दोनों के बीच का हिंदी और अंग्रेजी दोनों का। निश्चित तौर पर यह भाषावाद भी एक नासूर की तरह है। उत्तर भारत वाले ये चाहते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा और वर्तमान में भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, और दक्षिण भारत वाले ये चाहते हैं भारत में की जो राष्ट्रभाषा अंग्रेजी हो। तो निश्चित तौर पर ये नासूर है, लोकतंत्र की एक रुकावट है। उसी प्रकार हम ये कह सकते हैं निर्धनता, निर्धनता या गरीबी। चाहे निर्धनता कहे या गरीबी कहे, व्यक्ति भारत में अमीरी गरीबी काफी गहरी होती जा रही है। अमीर लोग अधिक अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग अधिक गरीब होते जा रहे हैं। तो जब तक भारत देश में एक निर्धनता कम नहीं होगी, एक गरीबी कम नहीं होगी, तो भारत में एक सफल लोकतंत्र नहीं बन पाएगा। क्योंकि चुनावों के समय गरीब आदमियों को पैसे देकर उनके वोट खरीद लिए जाते हैं और एक अयोग्य व्यक्ति चुनाव में जीत जाते हैं और सरकार में उसकी भागीदारी हो जाती है। और जब वो चुनाव जीत जाते हैं और वो अपने जेब भरते रहते हैं, अपने बैंक भरते रहते हैं, तो गरीबी भी एक नासूर है भारत लोकतंत्र के। उसी कड़ी में हम ये कह सकते हैं कि सांप्रदायिकता, यहाँ पे देखो सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता आज धर्म के आधार पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये अपने राष्ट्र को सर्वोपरि मानने के लिए, अपने धर्म को सर्वोपरि मानने के लिए धार्मिक क्रियाकलापों में, राजनीति में अपने टाइयां लगाते रहते हैं, कहीं कहीं अड़ंगा लगाते रहते हैं। तो धर्म के आधार पर हिंदू ये चाहते हैं कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, मुस्लिम ये चाहते हैं कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, और वो देश की या लोकतंत्र में कहीं ना कहीं रुकावट है। तो निश्चित तौर पर भारत में सर्वधर्म सम्मान वाली नीति है, धर्मनिरपेक्षता वाली नीति है, फिर भी भारत में सांप्रदायिकता दंगे के साथ होते रहते हैं, जो गलत है लोकतंत्र के लिए। उसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं की समानताएं, महिला की असमानता, तो महिलाओं को असमान माना जाता है। इस भारत पुरुष प्रधान देश है, निश्चित तौर पर पुरुषों को सर्वोपरि माना जाता है, लेकिन भारत में अब धीरे धीरे महिलाओं को भी महिला भी आगे बढ़ती जा रही है। महिला भी पुरुषों के समान कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी आज भी कई जगह स्त्रियों को यूज एंड थ्रो पैर की जूतियों के समान समझते हैं, जो गलत है। तो इसलिए भारत में 50% आबादी महिलाओं को हीन भावना से देखते हैं, जो लोकतंत्र के लिए यहाँ तक है एक गलत बात है। उसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि बेरोजगारी, दूसरा कारण है बेरोजगारी। बेरोजगारी भारत में
जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है भूमि का आकार घटता जा रहा है, क्योंकि वहां पर कारखानों की जगह मकानों का निर्माण ज्यादा किया जा रहा है, नई नई कॉलोनियां काट रहे हैं और वहां पर घर निर्माण किए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कृषि का क्षेत्र कम होता जा रहा है और कृषि के क्षेत्र से जो प्राथमिक और क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्रों में कमी होती जा रही है और बाद में गरीबी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो निश्चित तौर पर जब बेरोजगारी होगी तो गरीबी होगी और भूखा मरता क्या नहीं कर सकता। तो निश्चित तौर पर बाद में इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां, कई प्रकार के गंदे घिनौने काम होते जा रहे हैं जो लोकतंत्र के लिए घातक है। तो निश्चित तौर पर ये सभी लोग, ये सत्य लोकतंत्र के लिए अवरोध है, बाधाएं हैं। अगर लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए हम सबको निरक्षरता, जातिवाद, स्पष्टता, भाषावाद, निर्धनता, महिलाओं को समानता और सांप्रदायिक दंगे फसाद से दूर रहकर भारत में एक ऐसा लोकतंत्र स्थापित करना है जिससे कि हम आगे की ओर क्रियान्वित हो सके, भारत देश विकसित हो सके। उसी प्रकार हम ये देखेंगे कि लोकतंत्र के गुण और लोकतंत्र के अवगुण। तो लोकतंत्र के गुण आप सरस्वती नजरों में देख सकते हैं। तो लोकतंत्र के गुण देखें, लोकतंत्र के गुण, लोकतंत्र के गुण लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए निम्न अच्छे गुण होने चाहिए। उच्च आदर्शों पर आधारित। पहला गुण, उच्च आदर्शों पर आधारित, उच्च चरित्रवान होने चाहिए, श्रेष्ठ होने चाहिए। तो निश्चित तौर पर उच्च आदर्शवाद होने चाहिए, लोकतंत्र स्थापना, समानता, बहात्तर आदर्शों कैसे विचार होने चाहिए, भाईचारे की भावना होनी चाहिए, बहात्तर की भावना होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। ये सब हर व्यक्ति में श्रेष्ठ गुण होंगे, अच्छे चरित्रवान होंगे तो निश्चित तौर पर वो देश आगे होगा, वो लोकतंत्र सफल होगा। तो बहात्तर की भावना होनी चाहिए, ईमानदारी से अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करें, स्पष्टता की भावना ना रखे और देश को श्रेष्ठ करने के लिए हर समय भारत के लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। दूसरा हम ये कह सकते हैं जन कल्याण पर आधारित। दूसरा जन कल्याण पर आधारित लोकतंत्र ऐसा हो जनता के लिए नई नई योजनाएं, नई नई स्कीमें और लोगों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाए, वो ही सही मायने में लोकतंत्र सफल हो सकता है। तो ऐसा लोकतंत्र हो, ऐसे लोकतंत्र के गुण होने चाहिए जिसमें जो अपनी गरीबी खाई को कम करके रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध करवाए। लोक मत पर आधारित, लोक मत पर सरकार बनाने में जनता की भागीदारी निश्चित हो और वो व्यस्त मताधिकार के आधार पर और जिसमें जनता सक्रिय रूप से और बढ़ चढ़कर भाग रहे, जन सहभागिता उसमें हो, तभी लोकतंत्र सफल हो पाएगा। उसी प्रकार हम ये कह सकते हैं सार्वजनिक शिक्षण, सार्वजनिक शिक्षण। लोकतंत्र सफल होने के लिए इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए कि इसमें चाहे वो राजनीति हो, चाहे पत्र पत्रिका हो या अन्य कोई से भी दल हो, जो लोगों को अच्छी अच्छी शिक्षा देकर लोगों को जागरूक करे और जब जागरूक होंगे तो निश्चित तौर पर लोगों को अपने अधिकारों के प्रति से जगोंगे और अपने अधिकारों के प्रति से जगोंगे तो देश के प्रति कर्तव्य की भावना भी उनमें समावेश होगी। इसी प्रकार क्रांति से सुरक्षा, क्रांति से सुरक्षा होनी चाहिए, युद्ध से सुरक्षा होनी चाहिए। कोई भी
बाहरी देश भारत पर आक्रमण कर देता है तो देश की सरकार ऐसी व्यवस्था करे जिससे कि उनको सुरक्षा हो, उनको आतंकवादी गतिविधियों से बाहरी देश के द्वारा या अन्य से बाहरी सेनाओं के द्वारा उनको सुरक्षा मिल सके। तो हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र के अंतर्गत क्रांति की संभावना अत्यधिक कम हो जाती है यदि शासन द्वारा अत्याचारी अथवा निकम्मा सिद्ध हो तो हटाने के लिए सशस्त्र विद्रोह की आवश्यकता नहीं होती है। यदि बहुसंख्यक जनता इसमें असंतुष्ट हो तो उसे सरलतापूर्वक वैधानिक उपाय से हटाया जा सकता है। अगला अपन ये कह सकते हैं परिवर्तनशील शासन व्यवस्था। परिवर्तनशील शासन परिवर्तनशील हमेशा व्यक्ति को क्रियान्वित रहना चाहिए। उसी प्रकार भारत में अगर लोकतंत्र को सफल बनाना है तो शासन व्यवस्था क्रियान्वित होनी चाहिए रोटेशन आधार पर, रोटेशन पद्धति पर शासन होना चाहिए, तब जाकर वो शासन सफल हो पाएगा। देश प्रेम की भावना का विकास। अगला है देश प्रेम की भावना का विकास। देश में ऐसी शासन व्यवस्था हो कि देश के प्रति अनन्य प्रेम हो, जैसे जो बड़ा नहीं भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, वे हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें देश के प्रति प्रेम नहीं। तो ऐसी भावना होनी चाहिए, देश के प्रति अटूट संबंध, अटूट भावना होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर जनता में आत्मविश्वास और उत्तरदायित्व की भावना का विकास होना चाहिए। देश की जनता में उत्तरदायित्व और आत्मविश्वास होना चाहिए, तब जाकर कि वो देश सफल हो पाएगा, वो लोकतंत्र सफल हो पाएगा। अन्यथा अगर इस प्रकार की भावनाएं नहीं है तो वो लोकतंत्र सफल नहीं हो पाएगा। अब हम देख सकते हैं लोकतंत्र के अवगुण या दोष। लोकतंत्र के दोष या अवगुण वो देखें। यही लोकतंत्र को सफल बनाने के साथ साथ उसमें अवगुण भी होते हैं, और जब तक ये अवगुण होंगे तो वो लोकतंत्र सफल नहीं हो पाएगा। अयोग्य का शासन। लोकतंत्र के दोष है अयोग्य का शासन, योग्य शासन या शासन, अयोग्य शासन। अगर देश में अयोग्य व्यक्तियों के हाथों में सरकार चली जाती है, शासन व्यवस्था चली जाती है, तो वो निश्चित तौर पर वो लोकतंत्र सफल नहीं होगा, असफल होगा। तो देश की शासन व्यवस्था को क्रियान्वित करने के लिए अयोग्य व्यक्तियों को हटा देना चाहिए। दूसरा हम ये कह सकते हैं भीड़ तंत्र है। अयोग्य व्यक्तियों के माध्यम से भी अनावश्यक भीड़ तंत्र हो जाता है, और उसमें जो कि उम्मीदवार चुनाव जीत नहीं पाते हैं, और जो बहुसंख्यक है, बाहुबली है, वो चुनाव जीत जाते हैं और बोली वाली जनता पर अनावश्यक अत्याचार करते हैं। उसी प्रकार पेशेवर राजनीति का बाहुल्य, जो पेशेवर बाहुबली, भुजबुल, इन ऐसे राजनेताओं का आधिपत्य हो जाता है और धीरे धीरे लोकतंत्र में अवगुण आते जाते हैं। उग्र दलबंदी के माध्यम से भी लोकतंत्र सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि वो एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं। जब एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं तो निश्चित तौर पर देश की शासन व्यवस्था पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। मतदाताओं की उदासीनता, क्योंकि जब भारत में चुनाव होते हैं तो उसमें मात्र 30% ही मतदाता सक्रिय होते हैं, और अब तक ये देखा जाता है 50, 40, 45% ही मतदान होते हैं और अयोग्य व्यक्ति चुनाव जीत जाते हैं। और जब अयोग्य व्यक्ति चुनाव जीत जाते हैं तो निश्चित तौर पर देश की शासन व्यवस्था, भारत का लोकतंत्र का बेड़ा गर्क होता जाता है। उसी प्रकार हम ये कह सकते हैं बहुमत की तानाशाही। वर्तमान में जिस दल की सरकार बनती है, अगर उसको स्पष्ट बहुमत मिल जाता है तो निश्चित तौर पर वो
अपनी मन मर्जी करते हैं और लोकतंत्र के लिए वो एक घातक है और देश की शासन व्यवस्था के लिए घातक है। तो निश्चित तौर पर उनको मिलीजुली सरकार होनी चाहिए, संयुक्त सरकार होनी चाहिए। धनवानों का शासन निश्चित तौर पर जो पैसे वाले हैं वो गरीबों के वोट, गरीब व्यक्तियों के, जो बेरोजगार व्यक्ति हैं उनके वोट खरीद लेते हैं और वो पैसे के आधार पर पैसे के आधार पर वो वोट खरीद कर अपना चुनाव जीत जाते हैं और राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं, जो लोकतंत्र के लिए काफी बड़ा खतरा है, एक सबसे बड़ा नासूर है। नैतिक मूल्य की उपेक्षा, इसमें जो भी चुनाव प्रसार करते हैं, जो झूठे लुभावने भाषण देते हैं और उनका मकसद तो सदा प्राप्त है, जिसके माध्यम से योग्य व्यक्ति शासन जीत नहीं पाते हैं और जो पाखंडी व्यक्ति है वो चुनाव जीत जाते हैं और लोकतंत्र में के लिए वो वादा ही होते हैं। खर्चीली शासन व्यवस्था, वर्तमान में गरीब आदमी चुनाव खर्चीली शासन व्यवस्था वर्तमान में गरीब व्यक्ति चुनाव में खड़ा नहीं हो पाता है, क्योंकि यह वर्तमान में जो लोकतंत्री शासन व्यवस्था बहुत काफी खर्चीली हो गई है और उनके सामने वो गरीब आदमी धन बाहुबली है, धन बली है, उनके सामने वो टिक नहीं पाता और वो हार जाता है और योगी व्यक्ति चुनाव जीत जाते हैं। एक कुशल शासन, जो दागी व्यक्ति हैं, जो चुनाव में मानवीय क्रियाओं के माध्यम से चुनाव जीत जाते हैं और निश्चित तौर पर योग्य व्यक्तियों की शासन व्यवस्था उसमें योग्य व्यक्तियों की सरकार बन जाती है। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र काफी अच्छी शासन व्यवस्था है, सबसे श्रेष्ठ व्यवस्था है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं, उन कमियों को अभी भी सुधार करना है। जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास